नमस्कार। महाराष्ट्र संकट पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस समय महाराष्ट्र में तूफान आया हुआ है और महाराष्ट्र का तूफान गुवाहाटी से चल रहा है। एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि होटल से गुवाहाटी के होटल से निकले हैं एकनाथ शिंदे। काले शीशे की गाड़ी में निकले हैं एकनाथ शिंदे वो नेता हैं जो लीड कर रहे हैं पूरे बागी विधायकों को शिवसेना के। वो गुवाहाटी से रवाना हो रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच निकले हैं एकनाथ शिंदे, लेकिन अभी तय नहीं है कि वो कहाँ पहुंच रहे हैं। लेकिन गुवाहाटी की जो रेडिसन होटल है वो वहां से काले शीशे की बंद गाड़ी में, जहां से दिख नहीं रहा और ये जानकारी नहीं है कि वो कहाँ पहुँचने वाले हैं, लेकिन वो वहाँ से निकल गए हैं। एकनाथ शिंदे ही इस पूरी जो रचना हो रही है राजनीतिक तूफान की, उसको लीड कर रहे हैं। शिवसेना के सबसे बड़े बागी नेता के तौर पर शिवसेना के इतिहास में तीसरी बार ये मौका है जब इस तरह का बगावत दिखाई दे रही है। पहले नारायण राणे की, उससे पहले छगन भुजबल और अब एकनाथ शिंदे। लेकिन पिछली दो बार में शिवसेना नहीं टूटी थी। इस बार शिवसेना टूटने की कगार पर पहुंच गई है। हालांकि संजय राउत ने जब कहा है कि वो खेल लोकतंत्र में आंकड़ों से चलता है और आंकड़ों के साथ होने का दावा एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। गुवाहाटी से रवाना हो गए हैं एकनाथ शिंदे। ये बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। एकनाथ शिंदे पूरी बगावत को लीड कर रहे हैं। इस समय मेरे तमाम सहयोगी, जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज इंडिया हमेशा ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहता है। मेरे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। गुवाहाटी में जहां से एकनाथ शिंदे की गाड़ी अभी अभी निकली है, वहां रवि सराफ भी डेरा डाले हुए हैं पिछले 3 दिन से। पीयूष शुक्ला मुंबई में है, जो लगातार वहां पर खबर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है शिवसेना में और तमाम पार्टियों के अंदर। और दिल्ली में दीपक चौबे है, जहां इसकी मास्टर की है। तो रवि सराफ, सबसे पहले आपसे, वैसा 3 दिन से डेरा डाल रखा है, क्या हो रहा है और शिंदे साहब कहां जा रहे हैं? बिल्कुल विजय जी, देखिए हम 3 दिन से ग्राउंड जीरो पर यहाँ पर मौजूद हैं और चहलकदमी यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज हो गई। सुशील माफ़ कीजिए, एकनाथ शिंदे जो हैं अब से थोड़ी देर पहले जो है यहाँ से काफिले में कड़ी सुरक्षा के बीच होटल से निकले हैं। और उनके साथ सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आसाम तेजपुर के बीजेपी के सांसद जो हैं वो मौजूद हैं। हमारे सोर्सेस ये बता रहे हैं कि एयरपोर्ट पर वो जा रहे हैं और एयरपोर्ट पे उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात हो सकती है। दूसरी तस्वीर आपको यहाँ की दिखाते, देखिए लगातार यहाँ पर जो है घटनाक्रम बहुत ज़्यादा तेज है। अब से थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि यहाँ पर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे प्रोटेस्ट करने, और अब सूचना मिल रही है कि असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अपने विधायकों के साथ, सीएलपी लीडर के साथ यहां एक बड़ा प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचने वाले हैं। उससे पहले देखिए पुलिस की जो है गतिविधि बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट यहां पे किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने खत लिखा है और कहा है कि एकनाथ शिंदे जल्द से जल्द रेडिसन होटल को खाली कर दे, आसाम से चले जाए, क्योंकि आसाम का माहौल बिगड़ रहा है उनके आने से। तो इस तरह की बातें कांग्रेस पार्टी अब मैदान में उतरी है, क्योंकि मेरी जो बातचीत हो रही थी कांग्रेस के तमाम नेताओं से, वो बहुत साइलेंट थे। वो कह रहे थे कि ये मामला शिवसेना का है, पर अब इसमें कांग्रेस की भी एंट्री हो गई, क्योंकि बड़ा प्रोटेस्ट कांग्रेस यहाँ पर करने वाला है पूरे यूनिट के साथ। और एकनाथ शिंदे जब यहाँ से निकले तो काली गाड़ी के साथ, काले शीशे के साथ, कोई देख ना पाए, कोई उनको पहचान ना पाए, बचते बचाते यहाँ से निकले पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ में। अब देखना ये रवि, आपकी नजर से तो कौन बच सकता है, काले शीशे में हो कि गाड़ी में हो या कोई हो। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं है कि असम के कांग्रेस विधायक वहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। महत्वपूर्ण सवाल तो आज ये है कि गुवाहाटी में रेडिसन होटल में एकनाथ शिंदे के साथ कितने विधायक हैं? देखिए विजय जी, अगर अभी फिलहाल की बात करें तो 46 विधायक जो हैं इस वक्त अंदर मौजूद हैं। कल देर रात हमने देखा कि 2 विधायक शिवसेना के पहुंचे और एक एमएलसी पहुंचे। तो अगर कुल संख्या की बात करें तो 46 पहुंच चुकी है विधायकों की। और सूचना ये आ रही है कि 1 से 2 विधायक और ऐसे हैं जो महाराष्ट्र से रवाना हो चुके हैं और वो गुवाहाटी आ सकते हैं। तो ये संख्या आप देखेंगे देर शाम तक 50 हो जाएगा। तो ये कहा जाए कि एकनाथ शिंदे ने जो अपना शक्ति प्रदर्शन की बात कही थी कि हमारे पास संख्या बल है, वो अब दिखने लगा है, क्योंकि संख्या शाम तक 50 हो सकती है। और अभी मौजूदा समय में 46 विधायक अंदर हैं और एकनाथ शिंदे सिर्फ अकेले बाहर निकले हैं यहाँ के लोकल सांसद के साथ में। तो अब आगे की उनकी क्या प्रक्रिया होती है, क्या वो आगे मुंबई की ओर निकलेंगे? क्योंकि एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी है कि शिवसेना के एक नेता जो हैं
यहाँ गुवाहाटी पहुंचे थे, एयरपोर्ट पे वो मिलना चाहते थे विधायकों से, एकनाथ शिंदे से, पर पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया था। वो शायद कोई पैगाम लेकर उद्धव ठाकरे का, शिवसेना का महाराष्ट्र से लेकर यहाँ तक आए थे, पर उनको मिलने की पुलिस ने अनुमति नहीं दी, क्योंकि शिंदे नहीं चाहते थे कि वो विधायकों से मुलाकात करें या शिंदे से मुलाकात करें, तो उन्हें फिलहाल डिटेन कर लिया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आरपीआई जो एनडीए का सहयोगी है, उसके भी कुछ नेता यहाँ पहुंचे थे अपना समर्थन देने के लिए शिंदे के साथ में, कि हम आरपीआई का यूनिट जो है शिंदे के साथ खड़ा है, तो एनडीए का समर्थन अब कहीं ना कहीं शिंदे को मिलने लगा है। जी रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। पीयूष शुक्ला हमारे सहयोगी हैं, वो मुंबई में बने हुए हैं, वो भी मुंबई में डेरा डाले हुए हैं। पीयूष, क्या डेवलपमेंट है? शिवसेना का समर्थन जो था वो लगातार खत्म होता जा रहा है, कमजोर होती जा रही है, पार्टी टूटती जा रही है। और संजय राउत ने जब ये दावा किया कि लोकतंत्र आंकड़ों से चलता है, तो भाई साहब क्या शिवसेना के पास लोकतंत्र में आंकड़ा है, लोकतंत्र को बचाने के लिए या अपनी पार्टी और सरकार को बचाने के लिए? देखिए, आंकड़ों की जो बात है वो साफ जाहिर है कि लगातार पार्टी में जो विधायक हैं, आंकड़ा पार्टी का तब होता है जब जनता जो जनादेश देती है, उस जनादेश के आधार पर जो विधायक आते हैं वो पार्टी का संख्या बल तय करते हैं। और जिस तरह से रवि बता रहे हैं कि लगातार विधायक वहां पहुंच रहे हैं और 40 के आसपास के विधायक वहां मौजूद हैं, तो निश्चित तौर पर जो संख्या बल है वो तो नहीं है, लेकिन अब पूरी की पूरी शिवसेना का जो जोर है, जो दारोमदार है, वो ये है कि पार्टी टूटने से बच जाए। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि जो पार्षद हैं वो भी एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं, सांसद भी एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। अब ऐसे में जो कॉडर है, उस कॉडर को बचाने के लिए आज एक बड़ी बैठक हुई है। इस समय मैं शिवसेना भवन पे मौजूद हूं, जो कि दादर में है मुंबई में। यहाँ पर जो जिला प्रमुख है, संकुल प्रमुख हैं, विभाग प्रमुख हैं, इन सभी की बैठक बुलाई गई है। वर्चुअल तरीके से उद्धव ठाकरे इस बैठक में जुड़ेंगे, उन सभी से बात करेंगे और बात ये करेंगे कि परिवार को एकजुट रखा जा सके, यानी अब सरकार से बचे। सरकार की बजाय पार्टी बचाने पर जोर है। लग रहा है सरकार तो चली जाएगी, पार्टी बच जाए। बिल्कुल विजय जी, पार्टी बचाने पर जोर है, क्योंकि सरकार तो साफ जाहिर है कि आंकड़ों से चलती है, गिनती से चलती है, और लोकतंत्र भी यही कहता है, और गिनती कहाँ है ये भी जाहिर है। जी दीपक चौबे भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी हैं, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में देख रहे हैं, लगातार वो देखते रहे हैं। दीपक, आपको थोड़ा सा ज़्यादा परेशान कर रहा हूँ। अभी आप राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन जब हो रहा था द्रौपदी मुर्मू का, तब आप वहाँ उनके साथ थे, और अभी भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में क्या दखलंदाजी है उस पर ध्यान दे रहे। मुझे बताइए भाई साहब, एक चीज़ समझा दीजिए कि एकनाथ शिंदे साहब के पास समर्थन हो गया, उनको तो जब सरकार पहले बनने वाली थी, जब उद्धव ठाकरे बने थे, तब उद्धव ठाकरे उनको तब मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, एनसीपी और कांग्रेस ने नहीं बनाया। तो आज क्या भारतीय जनता पार्टी, यदि बहुमत होता है शिंदे का और भारतीय जनता पार्टी का, तो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है, या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या भारतीय जनता पार्टी का नेता होगा? जी विजय जी, अगर बात की जाए तो ये तो क्लियर है कि अगर मुख्यमंत्री कोई महाराष्ट्र का अगला होगा तो वो बीजेपी का, अगर बीजेपी और अगर शिंदे समर्थन करते हैं तो बीजेपी का होगा। हाँ, हालांकि उनको डिप्टी सीएम का पद ऑफर किया जा सकता है। देखिए, 2 दिन पहले की घटना ये है कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आते हैं, रात के अंधेरे में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं और चले जाते हैं। हालांकि बंद कमरे में क्या हुआ, क्योंकि करीब कहा जा रहा है कि 1:30-2 बजे के आसपास वो मिले थे। उसके बाद चर्चा ये भी थी कि कल वो दिल्ली आएंगे, पर हालांकि वो दिल्ली नहीं आए। बंद कमरे में क्या हुआ ये बड़ा कहना मुश्किल है, पर हाँ ये कंफर्म है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है और जिस तरीके से लगातार शिंदे गुट जो है समर्थन कर रहा है, वो बार बार यही कह रहा है कि हम असली शिव सैनिक हैं और हिंदुत्व के कदम पर चल रहे हैं, तो जब वो आएंगे तो रियल बात है कि ये डिप्टी सीएम का पद होगा। क्योंकि देखिए, जब कल हमने बात किया रामदेव अठावले से, तो उन्होंने भी यही कहा कि मैं बात करूंगा। ये वहां पर प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है कि किस तरह से विरोध किया जा रहा है। एकनाथ शिंदे के जो पोस्टर है उस पर कालिक पोती गई है, और जो सैनिक है वो उसका विरोध कर रहे हैं। दिखाई आपको दे रहा है कि अब पोस्टर्स पर, मुंबई में ये पोस्टर्स है जहां पर होर्डिंग लगे हुए हैं, जहां पर एकनाथ शिंदे के चेहरे पर कालिक पोती गई है, शाही पोती गई है। महाराष्ट्र में लगातार डेवलपमेंट हो रहे हैं, शिंदे समर्थक भी और शिंदे के खिलाफ जो लोग हैं, शिव सैनिक जो हैं, वो भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसके साथ साथ राजनीतिक जो संकट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका कल्मिनेशन कब होगा, कैसे होगा? पीयूष, ये जो कल्मिनेशन जिस तरह से पहुंच रहा है, या जिस तरह से एकनाथ शिंदे की होर्डिंग्स पर शाही फेंकी गई है, कालिख लगाई गई है, इससे क्या होगा? क्या सरकार बच जाएगी शिवसेना की?
शिवसेना के भीतर हो क्या रहा है? और जैसे दीपक चौबे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, तो क्या शिंदे इसके लिए तैयार होंगे, एकनाथ शिंदे? देखिए, एकनाथ शिंदे की जो भाषा है, जो उनकी इस वक्त जो बातें वो कह रहे हैं, अपने विधायकों से कह रहे हैं कि हमारे पीछे सुपर पावर है, तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई सुपर पावर है। और दूसरा घटनाक्रम, मैं लगातार जब से मुंबई आया हूं तब से मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि जो भी शिवसेना के विधायक थे, उनके जाने का जो क्रम था, सीधे मुंबई से गुवाहाटी की भी फ्लाइट है, लेकिन गुवाहाटी नहीं गए वो, पहले सूरत जाते हैं, सूरत से फिर गुवाहाटी लेके जाए जाते हैं। अभी भी जो विधायक गुवाहाटी पहुंचे हैं वो भी सूरत के जरिए ही गुवाहाटी पहुंचे हैं। और अभी भी एक दो विधायक, आप एक बात बार-बार, पीयूष एक बात आप 3 दिन से कह रहे हैं लगातार कि सूरत और सूरत से गुवाहाटी दोनों बीजेपी स्टेट्स, और उसके बाद गोवा, इसका आप जिक्र कर रहे हैं। और अभी जैसे रवि सराफ कह रहे थे कि वहां पर असम कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है, तो क्या ये संभावना है कि अब वो विधायक गुवाहाटी से गोवा चले जाएं? देखिए, बिल्कुल जो आंकड़े हैं वो आंकड़े आज शाम तक अगर 50 के जो छूने की बात बार बार कह रहे हैं एकनाथ शिंदे, वो आंकड़े छू जाते हैं तो निश्चित तौर पर ये पहले से भी तय था कि, और जो सूत्र भी हैं पार्टी के और तमाम सूत्र जो हैं वो भी, उनका कहना यह है कि आज शाम तक जो गुवाहाटी में राजनीति है, जो मास्टर की जो वहाँ गुवाहाटी में रखी है, वो वहाँ से ट्रांसफर होकर गोवा तक आ सकती है, क्योंकि गोवा और महाराष्ट्र की दूरी कम है, गोवा मुंबई की दूरी कम है, और निश्चित तौर पर अब गोवा से ये सारी पॉलिटिकल जो सिनारियो है वो गोवा से अब तय होंगे और गोवा से ही हमला होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। आनंद दुबे साहब जुड़ गए हमारे साथ, शिवसेना के नेता हैं। अरविंद सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो भी जुड़ गए। और अधीश अग्रवाल, डॉक्टर अधीश अग्रवाल जो सीनियर एडवोकेट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। आनंद जी, क्या खबर है, ये चाय के प्याले में तूफान कब थमेगा? विजय जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि आज चौथा दिन है जी, और न सरकार गिरी है, न पार्टी टूटी है जी, न शिवसेना खत्म हुई है जी, और तूफान जो है अब धीरे धीरे निकल रहा है। जी। देखिए, ऐसा है कि एक अभी ब्रेकिंग न्यूज मुंबई तो ये रोजाना देखता है मरीन ड्राइव पर कि हर दिन टाइड आता है, फिर धीमे धीमे थम जाता है। एक आपको ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूँ अभी। जी, अभी हमारे शिवसेना के जो विधिमंडल के नेता होते हैं, उसको अजय चौधरी जी को बनाया गया है जी, और प्रतोद जो है सुनील प्रभु है। और इसकी मान्यता अब चूंकि विधानसभा अध्यक्ष देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ विधानसभा अध्यक्ष अभी नहीं है जी, तो डिप्टी उपाध्यक्ष को यह जिम्मेदारी है, हाँ डिप्टी को जिम्मेदारी है। उनका नाम है नरहरि झीरवाल जी, जिन्होंने अभी अभी उसको मान्यता दे दी है कि शिवसेना के जो प्रतोद सुनील प्रभु और नेता जो इसके हैं गठ के नेता हैं वो अजय चौधरी जी। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि पार्टी, लेकिन आनंद जी पार्टी तो है ही नहीं, नेता बना दिया, उससे क्या होगा? देखिए, ऐसा है कि आपको पहले एक चीज क्लियर करना होगा, पार्टी अलग होती है और विधिमंडल के विधायक, विधिमंडल में विधायक नहीं है, इसको ऐसे समझ लीजिए। तो फिर विधायक नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर विधायकों को आप पार्टी समझते हैं जी, तो फिर ये तो गलत होगा, क्योंकि इस देश में बहुत मतलब आप ये कह रहे हैं कि पार्टी बची हुई है, विधायक नहीं बचे, ये कह रहे हैं ना? हाँ, देखिए विधायक तो गुवाहाटी गए हैं, तो दुनिया को मालूम है, इसमें कुछ छुपा नहीं है साहब जी। लेकिन जिस प्रकार ये दावा हो रहा था कि उनके साथ 40 विधायक 45 विधायक, अब गिरेगी कि तब गिरेगी, और कोई एक महाशक्ति आ गई है अब एक नया, कल से एक नया नाम सुनने को मिला है कि कोई महाशक्ति हमारे साथ है, घबराने की बात नहीं है, वो महाशक्ति हमारी रक्षा कर रही है और वो एक भारत की बड़ी पार्टी है। विजय जी ऐसा कहा है कल एकनाथ शिंदे जी ने जी, कि भारत की एक बड़ी पार्टी है जिसका नाम महाशक्ति है, वो हमारी भी रक्षा कर रही है, तो विधायकों घबराने की जरूरत नहीं है जी। तो देखिए विजय जी, कुल मिला जुलाकर मेरा जो कहना है, हमारी पार्टी का जो कहना है जी, कि हमने आपका बड़ा इंतजार किया, आपका बड़ा सम्मान भी किया जी। अब आपको मुंबई आना ही होगा। अब वो 2600 किलोमीटर बैठ के वहां से बातचीत नहीं होगी और अब जिस प्रकार एकनाथ शिंदे के पोस्टर पर स्याही फेंकना शुरू हुआ है, शिवसैनिकों का देखिए एक भावनात्मक पार्टी है शिवसेना, ये 2, 5, 10 दिन देखती है जी। जब इसका गुस्सा फूटता है तब इस सड़क पर उतरती है, ये बाला साहब ठाकरे जी ने सिखाया जी, जी। तो अब आप जो देखेंगे शिवसेना का तेवर आज से, वो फिर देखेंगे कि फिर शिवसेना किसके साथ है और विधायक कहाँ है जी। ठीक है, आपने जिन दोनों लोगों का जिक्र किया, एकनाथ शिंदे साहब का और वो महाशक्ति का, वो दोनों ही कल तक आपके साथ होते थे, आपके दोस्त होते थे। अरविंद सिंह जी, अभी तक आप कह रहे थे कि हम बाहर से देख रहे हैं सारी चीज़ें,
लेकिन मेरे सहयोगी पीयूष बता रहे हैं और आनंद जी ने भी बताया कि ये जो महाशक्ति है उसका नाम अरविंद सिंह है। देखिए, कहने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है। सबसे बड़ी जो शक्ति होती है जी। वो सत्य की ताकत होती है जी। और जो सत्य के साथ होता है उसकी विजय होती है। जी। ये लड़ाई अभी तो शिवसेना की अंदरूनी लड़ाई है। जी। और मुझे व्यक्तिगत रूप से आप पूछेंगे तो मुझे लगता है, और अभी जो शिवसेना के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमारी पार्टी भावनात्मक पार्टी है, ये सही बात है कि आदरणीय बाला साहब की जो पार्टी थी वो भावनाओं के आधार पे, नीति और सिद्धांतों के आधार पे चलती थी। और जब इन्होंने अपने नीति और सिद्धांतों को तिलांजलि देकर कांग्रेस से और एनसीपी से, जिनसे आजीवन बाला साहब लड़ते रहे, उससे समझौता किया, तो शिवसेना के कार्यकर्ताओं के भावनाओं को निश्चित रूप से चोट लगी, ऐसा मुझे मानना है मेरा। और उसी चोट का मुझे लगता है ये प्रकटीकरण है कि शिवसेना के जो विधायक हैं वो अपने नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह। ठीक है अरविंद जी, एक चीज डॉक्टर अधीश अग्रवाल को परेशान करूं उससे पहले एक चीज, छोटी सी चीज जानना चाहता हूं। एक शेर है कि तू ना इधर उधर की बात कर, ये बता काफिला किसने लूटा। तो मुझे तो ये समझाइए कि अब जो हो गई बात, ये जितने दिन आप बता रहे थे, क्या आपकी बात से मैं ये मानूं कि अगर वहां पर फ्लोर टेस्ट होता है, शिवसेना की सरकार हार जाती है, गिर जाती है उद्धव सरकार, तो मुख्यमंत्री बनने के लिए फिर आप तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि आपने ये कुछ किया ही नहीं है इसमें। फिर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे। देखिए, मैं आपके बात का जवाब दूं उसके पहले आपने एक शेर सुनाया, तो मैं एक शेर पढ़ना चाहूंगा कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ऐसे जो बेमेल गठबंधन होते हैं उसका हर्ष वही होता है जो आज हो रहा है। जी जी। जहां तक बीजेपी के ऑफर की बात है और बीजेपी के द्वारा सरकार बनाने की बात है, तो ये तो अभी अटकल है। ये जो इनका जो विरोधी गुट है इसको मान्यता मिलती है, मान्यता मिलने के बाद बीजेपी को यदि ये प्रपोजल देते हैं, उसके बाद बीजेपी के ऊपर आएगा कि उसका नेतृत्व क्या निर्णय लेगा, क्या नहीं लेगा। अभी कोई बात करना जल्दबाजी हो। जी बिल्कुल, आपकी ठीक बात है। डॉक्टर अधीश अग्रवाल, आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि अरविंद जी ने बेमेल गठबंधन की बात की, वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं, ऐसा उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी बनाया था, तो मैं उनको कभी गलत साबित नहीं मानता। ऐसा गठबंधन का उनका अनुभव बड़ा है। डॉक्टर अधीश अग्रवाल, अब मुझे समझाइए कि आज क्या स्थिति है, क्या होना चाहिए संवैधानिक तौर पर, विधानसभा के अंदर क्या होना चाहिए, क्या राज्यपाल को बुलाना चाहिए फ्लोर टेस्ट के लिए, या किसी पार्टी को एक नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए जाना चाहिए, क्या हो सकता है? देखिए, नहीं हुए, पहले स्पीकर अपॉइंट होना, इलेक्ट होना चाहिए जी। वो इलेक्शन का सिस्टम जो चला हुआ है पहले उस रूल के हिसाब से, क्योंकि अभी तक जो ये थी, जो इन्होंने जो कैबिनेट थी, कैबिनेट ने अमेंडमेंट भेजे थे इलेक्शन के बारे में, स्पीकर के इलेक्शन के बारे में। सीक्रेट बैलेट का सिस्टम है स्पीकर का इलेक्शन होने के लिए, वो वाला कैबिनेट ने चेंज करा कि भाई कैबिनेट से हाथ उठाकर ही जो है इलेक्शन हो जाए जी। जो कि कई स्टेट्स में अलाउड नहीं है, इसलिए गवर्नर ने उस पर ऑब्जेक्शन किया। तो अभी पुराना रूल ही एप्लीकेबल है। सबसे पहले अभी तो ये भी देखना है कि जो मिस्टर अजय चौधरी ने जो लीडर वो इलेक्शन सही है या नहीं। जो मैं ये मानता हूं कि जब ये 12 आदमियों का एक, आपका तो क्वेश्चन ये है कि भाई यहाँ फ्लोर टेस्ट होना चाहिए ही नहीं। पहले तो अभी डिस्प्यूट जो 12 असेंबली के मेंबर्स के बारे में मिस्टर अजय चौधरी ने एज लीडर ऑफ शिवसेना पार्टी, लेजिस्लेटिव पार्टी भेजा है रिक्वेस्ट, वो उनका वैलिड है या नहीं, क्योंकि ये चीज पहले होगी, उसके बाद ही जो फ्लोर पे जो मेजोरिटी है या नहीं चीफ मिनिस्टर के पास, वो बाद का बात होगा। तो पहले तो स्पीकर अपॉइंट होना, इलेक्ट होना है, और वो पुराने रूल क्योंकि अभी गवर्नर ने उसको एक्सेप्ट नहीं करा है, तो वो इलेक्ट होकर स्पीकर, और उसके बाद फ्लोर का टेस्ट होगा जी। तो फ्लोर का टेस्ट तो होना है अगर चीफ मिनिस्टर रिजाइन खुद नहीं करते हैं। अभी तो ये भी पक्का नहीं, अभी तो जो एकनाथ शिंदे जी हैं उन्होंने भी अपने आप को, जहां तक मैं अभी तक कि उन्होंने भी अपने आप को पार्टी का लीडर नहीं क्लेम करा है। अभी इन्होंने भी ये नहीं कहा है कि मिस्टर अजय चौधरी वैलिडली इलेक्टेड लीडर ऑफ
असेंबली पार्टी जो इनकी है जिसके लीडर हैं, क्योंकि वो प्रॉपर क्योंकि इलेक्ट करने के लिए आपको सब एमएलए जो पार्टी के एमएलए हैं उनको इंटीमेशन देनी पड़ती है जी, और इंटीमेशन दोगे और वो फिर उसके अंदर नॉमिनेशन को कोई एनोनिमस हो या उसमें टाइम शेड्यूल होगा कि भाई कौन बनना चाहता है, इस तारीख को इलेक्शन होगा, वो वाला वो भी प्रॉपर प्रोविजन और जो एकनाथ शिंदे जी का ग्रुप में ये मानता हूं कि अगर उनको प्रॉपर लीगल एडवाइस मिलेगी वो भी कंटेस्ट करेंगे जी। और फिर ये एड्रेस होना चाहिए स्पीकर को जी। जो मेरे पास बाहरों से जो पता चलता है, मीडिया से पता चलता है, दिस इज एड्रेस टू द डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर अंडर 10th शेड्यूल ऑफ पैराग्राफ 6 हैज नो अथॉरिटी, ओनली स्पीकर हैज द अथॉरिटी। उनकी बागी जो विधायक हैं वो गुवाहाटी में जमा हुए हैं। उनके नेता एकनाथ शिंदे ने कहा है मेरे पास नंबर है, लेकिन मातोश्री के बाहर पार्टी को बचाने की कोशिश हो रही है। आदित्य ठाकरे वहां मौजूद हैं और शिव सैनिक कार्यकर्ता जो हैं उनके स्वागत के लिए वहां पर मौजूद है। उनका वो स्वागत स्वीकार कर रहे हैं, अभिवादन स्वीकार रहे हैं। आदित्य ठाकरे वहां पर दिखाई दे रहे हैं। आदित्य ठाकरे वहां हैं मातोश्री पर और शिव सैनिक जो हैं वहां पर मौजूद हैं। आदित्य ठाकरे अभिवादन स्वीकार करते हुए विक्ट्री साइन दिखाते हुए गाड़ी में बैठ रहे हैं। ये विक्ट्री साइन गाड़ी में तो है, लेकिन विधानसभा में ये सही साबित होगा कि नहीं, ये तो जब फ्लोर टेस्ट होगा तब पता चलेगा। इस समय एकनाथ शिंदे का दावा है कि उनके पास नंबर है। उन्होंने कहा है मेरे पास नंबर है। हालांकि संजय राउत साहब ने कहा कि आंकड़ों से ही लोकतंत्र चलता है और आंकड़े जो है किसके पास है ये जल्दी ही पता चल जाएगा। मेरे साथ हमारे जो विद्वान पैनल है, आनंद दुबे साहब शिवसेना से जुड़े हुए हैं, अरविंद सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से और डॉक्टर अधीश अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं जो डॉक्टर अधीश अग्रवाल ने कहा उसमें आपको जोड़ना चाहते हैं? मैं जोड़ना चाहता हूं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अग्रवाल जी का जी कि इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही जी कि उपाध्यक्ष को ये पावर ही नहीं है कि वो आपको प्रतोद बनाए या आपको विधानसभा में गठ नेता बनाए। बहुत बढ़िया बात है जी। तब तो उनको यह पावर भी नहीं है कि वो शिंदे साहब के 38 विधायकों के सिग्नेचर को एक्सेप्ट कर लें। जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक ही व्यक्ति को दो अलग अलग पावर्स नहीं हो सकती। जी, वो डॉक्टर अधीश अग्रवाल ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए उसी के लिए। हाँ, तो वही मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। ये पहली बार इतने 4 दिनों में एक नई बात आई है कि भाई अभी विधानसभा के अध्यक्ष नहीं है, उन्हीं के पास पावर होती है कि कुछ करना है कि नहीं करना जी। तो ठीक है, पहले विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करवा लेंगे जी। अब उसके लिए फिर विधायकों को मुंबई आना पड़ेगा, वो दूर से नहीं होगा, गुवाहाटी से नहीं होगा जी। उसके लिए उनको महाराष्ट्र की धरती पर आना होगा और विधायकों का चुनाव, अपना विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाना होगा और उसके बाद फिर विधानसभा अध्यक्ष तय करेंगे कि कौन पार्टी का नेता है, कौन प्रतोद है जी। कौन माने इसको सरकार को अल्पमत में बहुमत में ला सकता है, वो सब उनके ऊपर निर्भर है जी। तो मैं धन्यवाद देता हूं डॉक्टर अधीश अग्रवाल जी का कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमको ये बात समझाई है। तो ये शिंदे साहब तक भी अगर ये बात पहुंच रही है तो वो भी समझ लें कि उनकी चिट्ठी इनवैलिड है, तो वो चिट्ठी लिख के कुछ फायदा नहीं हुआ है। जी पीयूष, ये सब टेक्निकल बात तो हो गई, ग्राउंड पर क्या बात है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं? जी सर, इस वक्त मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं विजय जी, जो आदित्य ठाकरे हैं उनका काफिला यहाँ शिवसेना भवन जो है वहां पर पहुंच चुका है। आप गाड़ियों में सीधी तस्वीरें देखिए जी, सीधे ये तस्वीरें देखिए, गाड़ी में आदित्य ठाकरे का काफिला शिवसेना भवन पहुंच चुका है। यहाँ पर जितने भी प्रमुख हैं उन सभी की बड़ी बैठक आहूत की गई है। इस गाड़ी, सामने वाली गाड़ी में आदित्य ठाकरे मौजूद हैं, सामने वाली गाड़ी में आदित्य ठाकरे मौजूद हैं और आदित्य ठाकरे को शिवसेना भवन की ओर यहाँ पर आना है, उस बैठक में शामिल होना है और वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। आदित्य ठाकरे विक्ट्री साइन दिखाते हुए आपको नजर आए थे अब से थोड़ी देर पहले और इस वक्त वो शिवसेना भवन पर पहुंच चुके हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया पर। आदित्य ठाकरे शिवसेना भवन पर पहुंच चुके हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये आगे की गाड़ी में, ये देखिए आदित्य ठाकरे, आगे की गाड़ी में आदित्य ठाकरे बैठे हुए हैं और ये आगे की सीट पर हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। आदित्य ठाकरे हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। विक्ट्री साइन उन्होंने दिखाया इस वक्त और ये गाड़ी से उतरते हुए ये देखिए हाथ हिला के अभिवादन करते हुए आदित्य ठाकरे दिखाई दे रहे
हैं आदित्य ठाकरे इस वक्त शिवसेना भवन में पहुंच चुके हुए हैं। यहाँ पर प्रमुखों के साथ मीटिंग है, बैठक है और उस बैठक के बाद जो है निर्णय लिया जाएगा तमाम, क्योंकि पार्टी को टूटने से बचाने की कवायद की जा रही है शिवसेना की तरफ से। कहीं से भी दम कम ना हो, कहीं से भी जोश कम ना हो और ये दिखाने की पूरी बहुत शुक्रिया कि आपने ये हमको ताजा तस्वीरें दिखाई बिल्कुल कि जहां जब मातोश्री से निकलकर शिवसेना भवन पहुंचे हैं आदित्य ठाकरे और वहां पर शिवसेना के जो नेता हैं, प्रमुख हैं, उनके साथ वो बैठक करने वाले हैं। पार्टी को बचाने की कोशिश जारी है लगातार, जैसा कि आनंद जी भी कह रहे थे कि पार्टी के साथ वो चर्चा करने वाले हैं, पार्टी को बचाने की एक्सरसाइज हो रही है। मैं ये समझना चाहता हूँ पीयूष, आपका जो ग्राउंड जीरो का एक्सपीरियंस है और जिसकी वजह से हम तमाम ताज़ा घटनाओं को एक साथ देख सकते हैं, सबसे पहले न्यूज इंडिया पर देख सकते हैं, लेकिन आपका एक और एक्सपर्टीज है, वो है भारतीय जनता पार्टी। जो बात अरविंद जी नहीं बता रहे वो मुझे थोड़ा समझाइए कि क्या इस सरकार के बनने पर, पहले सरकार गिरे और फिर सरकार बने, तो जो सरकार अगली बनेगी, हालांकि ये सवाल थोड़ा जल्दी है, लेकिन आप जानते हैं मैं बेचैन आत्मा हूँ, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि अगली सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस? एकनाथ शिंदे के पीछे, उनकी पीठ के पीछे किसी का हाथ है और जिसका हाथ है वो वही तय करेगा, क्योंकि वही मास्टरमाइंड है कि मुखिया कौन होगा और चेहरा कौन होगा। एकनाथ शिंदे की भूमिका क्या होगी, एकनाथ शिंदे को क्या जिम्मेदारी दी गई है, ये भी एकनाथ शिंदे को मालूम है और उसको मालूम है जिसने एकनाथ शिंदे के पीठ पर हाथ रखा है। दूसरी बात, आपके जरिए मैं अरविंद जी से पूछना चाह रहा हूँ या उन्हें बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये कह रही है वो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, तो पत्र क्यों लिखा? उनके ही नेता ने तो अभी भगत सिंह कोश्यारी जी को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में कहा है कि राज्यपाल दखल दें, जिस तरह से महाराष्ट्र में स्थिति हुई है। मैं पत्र को आपके सामने साझा करना चाह रहा हूं जी। उन्होंने एक ये पत्र आज सुबह प्रवीण दारेकर, ये देखिए, इन्होंने एक पत्र लिखा है और इस पत्र में उन्होंने भगत सिंह कोश्यारी जो राज्यपाल हैं उनसे अनुरोध किया है कि महाराष्ट्र की जो राजनीतिक स्थिति है उसमें वो हस्तक्षेप करें। मतलब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब आगे की जो प्लानिंग है, आगे की जो रणनीति है, उस पर काम करना शुरू कर दिया गया है जी। ऐसा है। अरविंद सिंह जी, कुछ जोड़ना चाहते हैं आप इसमें? ये चिट्ठी तो आपके पास होगी पहले से ही, भगत सिंह कोश्यारी जी को भी आप पुराने जानते हैं, उत्तराखंड से लेकर महाराष्ट्र के राजभवन तक आप उनको जानते रहे, पिछली बार आपकी सरकार को शपथ दिलाने वाले राज्यपाल हैं। देखिए विजय जी, भगत सिंह कोश्यारी जी को मेरे से अच्छी तरह से आप जानते रहे हैं। पीयूष जी ने जो प्रश्न किया है उसका जवाब दे देता हूँ। महाराष्ट्र में जो गतिविधियां चल रही है और जिस तरह से अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है, उसमें किसी भी पॉलिटिकल कार्यकर्ता का चिंतित होना बड़ा स्वाभाविक है। और मुझे लगता है किसी सदस्य ने व्यक्तिगत कैपेसिटी से कोई पत्र लिखा है गवर्नर को, तो उनका अधिकार है लिखने का, उन्होंने अपने कैपेसिटी से लिखा है और ये बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि ये महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए, वहाँ की राजनीति के लिए लंबे समय तक अनिर्णय की स्थिति बने रहना ठीक नहीं है। एक ऐसी सरकार का बने रहना जिसने अपना बहुमत खो दिया हो और जिसके प्रमुख पार्टी के लगभग 90% विधायक उस पार्टी से विद्रोह कर चुके हो, तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। और वहाँ के कोई सदस्य पत्र लिखते हैं तो उनका पत्र लिखना बड़ा स्वाभाविक है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जब कुछ आधिकारिक रूप से गवर्नर को कहेगी तो उसकी सूचना हम मीडिया में देंगे और आपको भी बताएंगे जी। डॉक्टर अधीश अग्रवाल, अब बात राज्यपाल पर आ गई है, आप राज्यपाल की भूमिका इस वक्त कैसे देखते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि राज्यपाल को, ये मुझे समझाइएगा कि क्या जो इस समय माहौल बना हुआ है, एकनाथ शिंदे साहब 40 विधायकों को लेकर बैठे हुए हैं, 42 विधायकों को लेकर बैठे हुए, क्या राज्यपाल को सुओ मोटो भी दखल देना चाहिए इस मसले पर? अगर कोई शिकायत या रिक्वेस्ट ना करे तब भी? बिल्कुल सही है कि राज्यपाल का ड्यूटी ये बन जाती है जब उनको ये पता कि शिवसेना के 37 से ज्यादा आदमी एमएलए जो हैं वो इस गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। विद इन गवर्नमेंट वो इस चीज को कि ये गवर्नमेंट, हम जो ये इस टाइम जो ये ज्वाइंट ये 3 पार्टीज की बने उसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं। तो उससे ये पता चल जाता है कि इन आदमियों के जोड़ने और कुछ एमएलए जो इंडिपेंडेंट हैं कि सरकार जो है मेजोरिटी में नहीं है। तो उस सिचुएशन में जो है गवर्नर को चीफ मिनिस्टर से पूछने का राइट है कि आप मेजोरिटी में हो या नहीं।
अगर आप मेजोरिटी में नहीं हो तो आप रिजाइन करिए, और मेजोरिटी में आप क्लेम करते हो कि मेजोरिटी में है तो आप जो है प्रूव करिए कि आप जो है मेजोरिटी कॉन्फिडेंस है आपके पास असेंबली के अंदर जी। वो उनका राइट है और उनको ये करना चाहिए जी आनंद जी, जैसे मैंने पहले बताया जी कि इशू ये है कि जो असेंबली में जो फ्लोर टेस्ट होगा उसका भी एक प्रोसीजर है। जी हाँ, वो प्रोसीजर तो समझ में आ गई बात मुझे। आनंद जी, मैं संविधान की कुछ विद्वान लोग हैं उनको पढ़ रहा था, उसमें कहा गया कि अपहोल्डिंग पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है ये मुख्यमंत्री का, कि वो भी अपनी तरफ से ये आगे बढ़ाएं और वो खुद भी ट्रस्ट वोट के लिए जा सकते हैं। और आप जैसा कह रहे हैं, मैं आपकी बात को तो हमेशा सच मानता रहा हूँ कि शिवसेना के पास समर्थन है, मुख्यमंत्री जी के पास पूरा बहुमत है, तो आप खुद आगे जाकर गवर्नर के पास क्यों नहीं जाते कि फ्लोर ऑफ द हाउस पर हम ट्रस्ट वोट करना चाहते हैं और ये सारे राजनीतिक संकट को खत्म करना चाहते हैं। देखिए, आपकी चिंता महाराष्ट्र की जनता को लेकर भी है। अब महाराष्ट्र में तो कोई काम हो नहीं रहा, पिछले 5 दिन से सब कुछ ठप पड़ा हुआ है, तो जिसके लिए उद्धव ठाकरे साहब मुख्यमंत्री बने, यदि वो फ्लोर टेस्ट कर लेंगे तो ये संकट खत्म हो जाएगा और अरविंद जी भी थोड़ा कुछ और काम कर पाएंगे। देखिए, यही भ्रम है कि मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र में इस समय कोई मुख्यमंत्री नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उन्हें कोरोना हुआ है, लेकिन फिर भी जो 12 घंटे 8 घंटे का जो काम का समय होता है वो ऑनलाइन के माध्यम से वो अपना मिनट टू मिनट सरकारी मुख्यमंत्री का अपना एक शेड्यूल होता है। आप तो इतने वरिष्ठ हैं, कल क्या करना है वो आज ही शेड्यूल बन जाता है कि आपको कल इनसे मीटिंग लेनी है, उनसे बातें करनी है, इस अधिकारी से बात करनी है, ये विषय पर बात करनी है। उनके वो सारे काम चल रहे हैं। हम बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं है कि हम जाकर गवर्नर से कहें, क्योंकि महामहिम गवर्नर जी को भी कोरोना हुआ है, वो स्वस्थ हो जाएं, जरूर उनसे मिलेंगे, महाराष्ट्र के ताजा हालात पर उनको सारी जानकारी देंगे और आगे की जो रणनीति हम बना रहे हैं वो हम तो इस टेलीविजन पर नहीं बता सकते आपको जी, लेकिन इतना आपको हम आज बता सकते हैं, आश्वस्त कर सकते हैं कि सरकार पूरी तरह से स्वस्थ है, सरकार एकदम अच्छे से चल रही है जी। शरद पवार जी और बाला साहब थोराट जी का पूरा समर्थन हमें मिल रहा है जी। अब अगर कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं तो देखिए, जादूगर जो होता है वो एक कबूतर को 2 बना देता है, लेकिन हकीकत में कबूतर एक ही होता है जी। तो ये बचपन से हम लोग देखते आए हैं जी, लेकिन वो भ्रम है कुछ देर का, तो जो कुछ देर के 2 कबूतर का भ्रम है वो भी टूटेगा, ठीक है। और जो विधायक गए हैं, अभी समझ में आया है, सुनने आया है जी कि वो मुंबई के लिए रवाना हुए हैं जी, मतलब वो थक गए हैं, अब उन्हें असम का हवा पानी अच्छा नहीं लग रहा है जी, अब वो आ रहे हैं महाराष्ट्र की धरती पर जी। और जब एक बार आ जाएंगे तो जरूर मैं आपसे वचन देता हूं, वादा करता हूं जी कि बैठकर बातचीत होगी, इस बड़े तूफान को भी खत्म किया जाएगा, जो संकट के बादल हैं ये भी छट जाएंगे, और जो महाशक्ति दूर से दूरदर्शन की तरह इसको देख रही है जी, वो महाशक्ति के हाथ कुछ नहीं लगेगा, उससे 2.5 साल तो और इंतजार करना ही होगा। फिर जब हम चुनाव में जाएंगे तब देखेंगे कि ठीक है कौन जनता के दिल को जीतता है। जी आनंद जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। आपने जादूगर के कबूतर, आदिश जी आपके पास ही आ रहा हूँ। आनंद जी ने कबूतर का जिक्र किया कि जादूगर के जो कबूतर थे, एक कबूतर में 2 कबूतर का भ्रम दिखता है, ये मेरे को ज्ञान मिला। लेकिन मैंने एक कहावत सुनी थी कबूतर की कि अगर बिल्ली से बचना हो तो कबूतर के आंखें बंद करने से नहीं बच सकते, कबूतर को आंखें खोलेंगे तभी बच सकते हैं। डॉक्टर अधीश अग्रवाल, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं इसमें? मैं ये कहना चाहता था कि गवर्नर के पास बहुत ताकत है, बहुत पावर है, वो अगर कन्विंस हो जाएं, जो ये इनका लेटर अगर इनका आता है कि हमने सरकार से अपना जो सपोर्ट था वो विड्रा कर दिया है, तो उसके बेसिस पर ही जो है गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकते हैं। नए चीफ मिनिस्टर को अगर कोई क्लेम करता है, वो लीडर बड़ी पार्टी के, उसको बुला सकते हैं और उसको ओथ दिला सकते हैं, और दिलाने के बाद उनको टाइम दे सकते हैं कि आप 15 दिन 10 दिन 5 दिन महीने में बहुमत साबित करें, जो है अपना कॉन्फिडेंस प्रूव करिए
दैट इज ऑल्सो विद द गवर्नर दिस पावर। जी अरविंद जी, जो सवाल मैं आनंद जी से पूछा था वही आपसे पूछना चाहता हूँ। आनंद जी ने तो कहा कि सरकार स्वस्थ है, कामकाज चल रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार स्वस्थ है, कामकाज चल रहा है महाराष्ट्र में? और अगर ऐसा नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर क्या ये जिम्मेदारी खुद की नहीं समझती कि महाराष्ट्र की जनता का जो संकट है वो खत्म हो? ते आदित्यजी ठाकरे त्याचबरोबर अन्य शिवसेना नेते उपस्थित राहून मार्गदर्शन करतील। त्याचबरोबर शिवसेनेचे पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री माननीय उद्धवजी ठाकरे हे सुद्धा त्यांना व्हीसी द्वारे त्यांच्याशी संवाद साधतील। जे बैठकीत होईल त्यानंतर आम्ही आपल्याला सांगू। आज 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 सरकार के बाद क्या चल रहा है? आज शिवसेना के सारे जिला प्रमुख, महाराष्ट्र के जिला प्रमुख, शिवसेना के संपर्क प्रमुख, इनकी महत्वपूर्ण बैठक आज शिवसेना भवन में 1 बजे बुलाई गई है और इस मीटिंग में शिवसेना नेता आदरणीय आदित्य जी ठाकरे उपस्थित रहेंगे। अन्य शिवसेना नेता जो है वो भी उपस्थित रहेंगे और यही शिवसेना के जिला प्रमुख जो है उनके साथ वीसी के माध्यम से पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव जी ठाकरे ये बातचीत करेंगे। जिन तस्वीरों को पीयूष दिखा रहे थे कि आदित्य ठाकरे पहुंच गए, वहीं पर ये बात हो रही थी कि जिला प्रमुख शिवसेना के और संपर्क प्रमुख वहां उनकी बैठक होने वाली है और आदित्य ठाकरे उसको संबोधित करेंगे। जी अरविंद जी। देखिए विजय जी, जो प्रश्न आपने आनंद जी से पूछा उसका जो उन्होंने जवाब दिया, उसका जो मैं उत्तर देता एक लाइन में बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने जवाब दे दिया है कि बिल्ली सामने हो और कबूतर आंखें बंद कर ले और उसको लगे कि खतरा टल गया है, तो इस स्थिति का भगवान ही मालिक। मुझे तो आजकल शिवसेना के नेता और प्रवक्ता कम बयान बहादुर ज्यादा लगते हैं। आप देखिए संजय राउत जी को सुबह कहते हैं कि शिवसेना की सरकार का कुछ नहीं हो सकता है, हमारी सरकार है और रहेगी, और शाम को बयान देते हैं कि अधिक से अधिक क्या होगा, हमारी सरकार चली जाएगी। तो सही बात है, अधिक से अधिक क्या हो सकता है, सरकार ही गिर सकती है। तो इस तरह की सोच और इस तरह के बयान का उस पर प्रतिक्रिया देना, मुझे लगता है आदमी क्या प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया देना भी ठीक नहीं है। नहीं, लेकिन आप नहीं समझते कि महाराष्ट्र में कामकाज ठप है तो ये बीजेपी की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो गवर्नर साहब के पास जाए और कहे कि साहब इसका कुछ हिसाब किताब कीजिए, मुख्यमंत्री जी को बुलाइए। देखिए अभी तो इनके पार्टी के अंदर बगावत हुआ है और जिस व्यक्ति ने बगावत किया है, जिस ग्रुप ने बगावत किया है, अभी देखते हैं कि उनका गवर्नर से वो क्या पत्र व्यवहार करते हैं, उनकी क्या मंशा है, और वो अपना जब आधिकारिक राय रखेंगे, मुझे लगता है उसके बाद ही बीजेपी को अपना आधिकारिक राय देना ज्यादा उपयुक्त रहेगा। जी आनंद जी, जो बैठक हो रही है अभी शिवसेना भवन में जिला प्रमुखों की, संपर्क प्रमुख की, क्या ये इस बात का संकेत है, मैसेज है कि अब शिवसेना सिर्फ पार्टी बचाने की चिंता कर रही है, सरकार बचाने की चिंता इसलिए नहीं कर रही कि उनको लग रहा है कि अब ये मुश्किल काम हो गया है? नहीं सर, शिवसेना अब एक्शन मोड में आई है, ये दिखा रही है। जी अभी तक हम लोग ठीक है इंतजार कर रहे थे, बातचीत पर बात कर रहे थे, लेकिन देखिए शिवसेना एक ऐसी पार्टी है, विजय जी आप तो इतने पुराने हैं, बाला साहब ठाकरे जी से भी आपकी बातचीत हुई होगी। जी हुई। हमारी पार्टी जो है वो बड़ी बंधी हुई परिवार की तरह पार्टी है। यह सिर्फ एक नेता को मानती है, बाला साहब ठाकरे जी। बाला साहब ठाकरे जी के बाद सर्वसम्मति से उद्धव ठाकरे जी को मानती है। जी अब यदि उद्धव ठाकरे जी को कोई भी नेता चैलेंज करे, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, चाहे उसके साथ 100, 500, 1000 विधायक हो, लेकिन नेता सिर्फ उद्धव जी ही होंगे। इसके लिए जब आज आप बाइट देखेंगे सेना भवन के सामने, जो जिला प्रमुख और तालुका प्रमुख और नगर सेवक आ रहे हैं, उनमें जो रोष है इस सारे खेल जो खेला जा रहा है इसको लेकर, तभी समझ में आता है कि नहीं, कुछ परसेंटेज 10-5% जरूर उनके विधायकों के समर्थक, उनके सांसदों के समर्थक, उनके नेताओं के समर्थक जरूर हमसे अलग हो सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में शिवसेना आज भी उद्धव जी के साथ है, आदित्य जी के साथ है। और आप देखिए कि आदित्य ठाकरे जी एक यंग युवा नेता, खुद उसको लीड ले रहे हैं मीटिंग्स को। उद्धव जी ऑनलाइन बैठे हुए हैं चूंकि वो कोरोना से ग्रसित हैं। तो ये कहना कि अब पार्टी अलग हो गई और सरकार अलग हो गई, नहीं, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन पार्टी की अपनी एक गंभीरता है। पार्टी रहेगी तो सरकार आएगी, सरकार आएगी जाएगी,
लेकिन पार्टी आती जाती नहीं, पार्टी परमानेंट होती है। तो पार्टी जो जड़ है हमारी, अगर उसको मजबूत करने के लिए नेता मीटिंग ले रहे हैं, ये तो अप्रिशिएट करना चाहिए आपको कि बिल्कुल एकदम सब लोग चाक चौबंद हैं और सेना जो है वो जोश में आ गई है और अपने सेनापति के नेतृत्व में काम कर रही है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल खुशी की बात है आनंद जी। लेकिन मुझे एक बात समझ आई, अगर आप ऐसे नेता हैं, ज्ञानी हैं, जिन्होंने इस मर्ज को ठीक से समझा, जब आपने कहा कि ये परिवार की पार्टी है, दरअसल संकट ही यहाँ हुआ। एकनाथ शिंदे जी भी तो यही कह रहे हैं कि ये परिवार की पार्टी है। बाल ठाकरे साहब, फिर बाला साहब के बाद उद्धव ठाकरे जी, और अब आदित्य ठाकरे जी जो हैं अपने से डबल उम्र के नेताओं को संबोधित कर रहे हैं। तो वो एकनाथ शिंदे जी भी तो यही कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे की पार्टी हो गई है बाला साहब के बाद उद्धव ठाकरे जी की। जी आपने इसको ठीक से समझा। मैं अभी रिवाइंड करवाता हूँ, आप शायद सुन नहीं पाए। जी मैंने परिवार की पार्टी नहीं कहा जी, मैंने कहा कि शिवसेना एक ऐसी पार्टी जो परिवार की तरह है जी, मतलब फैमिली की तरह है। अब इसको अगर आप ऐसे कहते हैं कि ये परिवार की पार्टी है तो ये तो अद्भुत है। मैं कह रहा हूं कि शिवसेना एक संगठन है, एक ऐसी पार्टी है जो फैमिली है। जी जी, अच्छा एकनाथ शिंदे जी ने ऐसे कहा, एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि ये पार्टी जो है परिवार की पार्टी है। अच्छा, और एकनाथ शिंदे जी इस परिवार की पार्टी में पिछले 30 साल से क्या कर रहे थे? जी क्या कर रहे थे? 30 साल से बाला साहब थे तब तो ठीक है पार्टी में, फिर अब उद्धव साहब को भी मान लिया, अब आपने आदित्य ठाकरे साहब को भी लिया, तब परिवार पार्टी होगी ना। तीसरी उद्धव जी 10 साल से लगातार एक्टिव हैं, क्योंकि आदरणीय बाला साहब जी का जो देहांत हुआ था 2012 में हुआ था, आज 2022 है। 10 साल का समय कम नहीं होता विजय जी। अब समझ में आया कि ये परिवार की पार्टी है जी। देखिए किसी को बदनाम करना, ठीक है, किसी को कलंकित करना, ये बड़ा आसान है, कोई भी बोल के कर सकता है। लेकिन जब आप शिवसेना का कल्चर देखेंगे, शिवसेना का जब आप संगठन का जब उनकी बांधनी, मैंने मराठी में उसको बांधनी कहते हैं, हिंदी में उसको कहते हैं कि जब उसका आप स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर जो तब आप ये समझेंगे, तब आप समझेंगे कि ये फैमिली है, ये पार्टी नहीं है, ये फैमिली है। मतलब एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर सांगली में किसी शाखा प्रमुख को तकलीफ होती है तो उस्मानाबाद वाला मदद करता है, किसी को कोल्हापुर में तकलीफ है तो सातारा का व्यक्ति मदद करता है। इट्स लाइक अ फैमिली। ठीक है, अरविंद जी आपको जोड़ना चाहते हैं इसमें? कहना चाहता हूं विजय जी कि आदरणीय बाला साहब ठाकरे एक बहुत बड़े व्यक्तित्व के नेता रहे हैं, और महाराष्ट्र में शिवसेना तो छोड़िए, किसी भी पार्टी के नेता से उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी, जिन्होंने नीति और सिद्धांतों की लड़ाई लड़ी और कभी भी सत्ता को खुद के भोग का साधन नहीं माना, ऐसे में उनकी तुलना आदित्य ठाकरे जी से करना और उद्धव ठाकरे जी से करना, ये बाला साहब का भी अपमान है। बाला साहब ने पूरे अपने जीवन में कभी नीतियों से, सिद्धांतों से समझौता नहीं किया है और सत्ता को खुद के भोगने का कभी साधन नहीं माना है। जरा कल्पना करिए, क्या बाला साहब ठाकरे जी होते तो पालघर में जो संतों की हत्या हुई उस पे मौन रहते? क्या ठाकरे साहब होते तो इस महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ने पर किसी पे रास्ता लगता? क्या ठाकरे साहब के होते होते सावरकर को जैसे कांग्रेस डे प्रतिदिन अपमानित कर रही थी, ये सब घटनाएं होती? कदापि नहीं होती। ये पार्टी टूटी ही इसलिए है और असंतोष इसलिए दिखाई दे रहा है कि ये पार्टी आदरणीय बाला साहब ठाकरे की नीतियों और सिद्धांतों से पथभ्रष्ट हो गई। ठीक है डॉक्टर अधीश अग्रवाल, कार्यक्रम का समय खत्म हो रहा है, लेकिन आपकी टिप्पणी मैं चाहता हूँ। फिल्में देखी थी मैंने, उसमें कहा गया कि मुंबई की बरसात का क्या भरोसा, कब आ जाए, कब बादल छट जाए, कब बादल आ जाए। ये बादल कब छटेंगे? राजनीतिक बादल जो मुंबई में बने हुए हैं, महाराष्ट्र में बने हुए हैं, इसका कल्मिनेशन आप कब तक देख रहे हैं और क्या होगा? मेरे हिसाब से अगर जो मुख्यमंत्री ये मान लें कि हम बीजेपी के साथ, हमारी पार्टी, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ एमएलए ये चाहते हैं कि बीजेपी के साथ अलायंस हो, अगर वो मान लेते हैं तो ये पार्टी जो टूटने से वो बच सकती है। अदरवाइज पार्टी, और खासकर चीफ मिनिस्टर साहब का जो इसमें पार्टी पे भी दिक्कत आएगी। जब एमएलए हो जाते हैं तो सारे जो इनके जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा शिवसेना का, उसके अंदर ये होगा कि जो
इलेक्ट करने का भी, पार्टी प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का भी प्रोसीजर होगा कि जो डिवीजन, जो अलग अलग सिटीज के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, डिस्ट्रिक्ट के रिप्रेजेंटेटिव वो इलेक्ट करते हैं, वही हटा सकते हैं। जब इतने ज्यादा एमएलए मिस्टर एकनाथ शिंदे के साथ चले गए हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है, चाहे आज की जो ये मीटिंग जो करी जा रही है वो मेरे हिसाब से जब तक प्रॉपर नोटिस नहीं जाता उसके अंदर वो लीगल मीटिंग नहीं मानी जाती है। ऐसे कांग्रेस में भी झगड़ा हुआ था, तो प्रॉपर जब एक लीगली वैलिड नोटिस जाकर और वहां पर पार्टी में डिसीजन होता है तो वो माना जाता है। अगर ये मान लेते हैं और बीजेपी के साथ जाकर तो ये पार्टी बच सकती है, पार्टी टोटल इकट्ठी रह सकती है। जैसे एकनाथ शिंदे को भी अलग तरफ जाने का ग्राउंड नहीं मिलेगी, इनकी भी, चीफ मिनिस्टर साहब की भी इज्जत रह जाएगी। पार्टी इनके बाद कोई ये नहीं कह सकते कि नहीं अब ये पार्टी प्रेसिडेंट नहीं रही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आनंद दुबे जी, अरविंद जी, डॉक्टर हरीश अग्रवाल और मेरे दोनों सहयोगी रवि सराफ, पीयूष और दीपक चौबे, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीतिक संकट अभी महाराष्ट्र में बना हुआ है, बादल छाए हुए हैं, वैसे भी बादल छाए हुए हैं, मुंबई में मौसम बरसात का आ गया है, इसलिए यदि आप मुंबई जा रहे हो तो अपना छाता जरूर लेकर जाएं। राजनीतिक संकट तो जब खत्म होगा, अपने को भीगने से बचाना भी ज़रूरी है। न्यूज़ इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, इसलिए आप कहीं मत जाइएगा, तुरंत लौटते हैं।